नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। और अगर आप देखेंगे मेरे पीछे मुंबई मेट्रो की रेड लाइन येलो लाइन की जो ट्रेन है वो अराइव कर रही है अंधेरी स्टेशन पे। आज यहाँ पर क्लियर्ड सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड के कंपनी जो SME के IPO में आ रही है उसके रोड शो के पहले ये फिल्म बनाई जा रही है। और आपको इस कंपनी क्या करती है, कैसे इसका कामकाज है, क्या इसकी सर्विसेज ये ऑफर करती है, वो दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत और अरुण केजरीवाल, मैं इसका होस्ट, आपको ये पेशकश ला रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ ये पेशकश। मेरे साथ है विमल जी दुबे जो कंपनी के CMD है क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड की। इनको पूछते हैं कि ये जो आज मेट्रो स्टेशन अंधेरी वेस्ट में खड़े हैं, यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये क्या करते हैं और ये कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है। विमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये बताइए, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मेरे ख्याल से 30 स्टेशन इसमें 30 कवर्ड है। yes. तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन आज के दिन कितने समय का सर है? ये 3 साल का है, 3+1 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कैसा सर्विस दे रहे हो। और यहाँ पे जो है मेरा 3 अलग अलग टाइप्स के लोग हैं सर। एक शिफ्ट सुपरवाइजर का है, एक स्टेशन का अटेंडेंट जो होता है SSP का है, और तीसरा जो है TCO का, टिकट सेलिंग ऑफिसर का है। ये 3 अलग अलग टाइप के टेंडर हैं हमारे पास और ऑलमोस्ट 30 स्टेशन पे सारे सेम। तो जितने लोग इसके अंदर लगते हैं, चाहे टिकट सुपरवाइजर हुआ, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हुआ, इनका मैन पावर आज सप्लाई करते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि स्टेशन पे सब कुछ व्यवस्थित चलता हो। और ये सेम एक्टिविटी आप 30 स्टेशन में कवर करते हो। इसका अंदाजा रेवेन्यू आज के दिन आपको क्या होता होगा? सर रेवेन्यू कैसा है कि हर टेंडर का अलग अलग एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 करोड़ का टेंडर है ये टोटल। और ये 70 से 80 करोड़ 3 साल में आएगा। 3 साल में आना है सर। 3 साल में आपका ये रेवेन्यू आएगा। और धीरे धीरे इसके अंदर में जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, कुछ न कुछ तो मैन पावर एडिशनल होगा। मैन पावर एडिशनल लगेगा तो उसमें रेवेन्यू कुछ बढ़ेगा। तो ये थे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिनसे बात कर रहे हैं कि ये MMRDA के लिए, मुंबई मेट्रो के लिए जो काम करते हैं, ये एक्टिविटी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे ट्रेन आई और अब आगे लास्ट स्टेशन से घूमकर वापस आएगी। मैं खड़ा हूँ येलो और रेड लाइन जो अंधेरी पे है उसके मेट्रो स्टेशन पे। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे दोनों साइड से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं मेट्रो की ट्रेन पकड़ने के लिए। मेरे साथ है क्लियर्ड सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड के मिस्टर मेनन। उनसे पूछते हैं कि कंपनी के पास यहाँ पर किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। मेनन साहब नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताइए आपकी कंपनी यहाँ पे क्या मैन पावर सप्लाई करती है? प्रोवाइड कर रहा है, टिकट सेलिंग ऑफिसर लोग को कर रहे हैं, देन स्टेशन सुपरवाइजर है, देन कस्टमर केयर ऑफिसर है, कॉमर्शियल सुपरवाइजर है। फॉर दिस येलो लाइन एंड 7 लाइन के लिए कर रहे हैं। अराउंड 900 to 1000 एम्प्लॉइज में है हमारा मैन पावर, ये लाइन में है। और इस लाइन में आप कितने स्टेशन पे मौजूद हैं? 30 स्टेशन पे मौजूद है। और जो इस लाइन का एक्सटेंशन होना है, क्या वो भी स्टेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं? अंडर में है, दैट 2B करके है, दैट 2B इज आल्सो अभी फिलहाल अभी मांगुर से चेंबूर तक शुरू होने वाला है, उसमें भी हमारा है। मेट्रो 7 दिन चलती है। एम्प्लॉय को 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तो मैं ये समझूं कि आपके पास 15% लोग ज्यादा होते हैं, जिससे कि 1/6 लोग हर दिन छुट्टी पे रह सकते हैं। इवन तो अपना रिक्वायरमेंट है 600 लोग, हमारा हम लोगों को हिसाब से 6 डिवाइड बाय 6 करके रखते हैं हम लोग।
आपके पास जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से होंगे, तो बराबर। सबसे सीनियर पर्सन एक स्टेशन पे कौन होता है आपकी कंपनी की तरफ हमारा से? कंपनी से कॉमर्शियल सुपरवाइजर बोल, कॉमर्शियल तो सुपरवाइजर। उसकी एक्टिविटी क्या होती है? He has to manage everything. He has to see everything. Everything is functioning. मतलब इस स्टेशन का वो करता धरता बराबर। आपकी तरफ से? करेक्ट करेक्ट। कॉमर्शियल सुपरवाइजर है, they will look after for three four सेशन देखते हैं। एक कॉमर्शियल सुपरवाइजर में 4 सेशन है अंडर में। उसके अंदर 4 स्टेशन होते हैं। 4 सेशन। आप इस कंपनी में क्लियर्ड सिक्योर्ड सर्विसेज में कितने समय से हैं? मैं हियर मोर देन 10 years। 10 साल से हाँ। ऑलरेडी आप हो यहाँ। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मेरे साथ बैठे हुए हैं क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विमल जी दुबे। उनसे समझते हैं कंपनी क्या करती है। विमल जी, आपकी कंपनी सॉफ्ट सर्विसेज और हार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप एक IFM इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के कंपनी हो, तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे ये सॉफ्ट और हार्ड सर्विसेज क्या होती है? सॉफ्ट सर्विसेज में सर कैसा है कि हम लोग सॉफ्ट सर्विसेज में लाइक हाउस कीपिंग का काम करते हैं, एज वेल स्टाफिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि सॉफ्ट सर्विसेज में ही काउंट होता है। अदर देन सॉफ्ट सर्विसेज जो मैं हार्ड सर्विसेज करता हूँ, हार्ड सर्विसेज में मैं इंफ्रा का काम करता हूँ सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या टाइप की सर्विस सर प्रोवाइड करते हो? उसमें से मेजर जो पार्ट है सर इंटीरियर का पार्ट है, एज वेल मेंटेनेंस का पार्ट है। तो जैसे उनके जो भी प्रोमाइसेस हैं, उनके उस प्रोमाइसेस का पूरा मेंटेनेंस हमारे पास है। और वो प्रोमाइसेस में 2 अलग-अलग वर्टिकल्स हैं सर। एक तो है कि उनके ओल्ड हॉस्टल था, उसका रेनोवेशन हमने करके दिया। सेकंड वन है कि उनको उनके जो एग्जिस्टिंग रूम है, उनके होटल हॉस्टल्स के जो भी रूम्स हैं, उनको डेकोरेट करके हमने दिया, लाइक इंटीरियर वर्क्स। तो ये जो आप हार्ड सर्विसेज में जो ये रेनोवेशन का काम जी। या मेंटेनेंस का काम या जो करते हैं, हम्म। तो इसके अंदर में ये मेंटेन नया बना के रेनोवेट करके जी। उसके बाद भी आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता यस है? सर, उसको बनाने के बाद सर उसको मेंटेन करने का जो टेन्योर है मेरा 3+1 का है। तो 3 साल तक उसको पहले तो हमने उसको बना दिया, उसके बाद अगले नेक्स्ट 3 ईयर तक उसको मेंटेन करके देना है मुझे। एज़ इट इज़, वेयर इट इज़, जैसे हमने बनाया है उसको 3 साल तक मेंटेन करके देना है। एक चीज़ और बताइए, अगर मैं आपके पिछले 3 साल के नंबर देखूं, जी, जी। तो आपका टर्नओवर बढ़ा है, जी सर। इसमें कोई दो राय हुँ, नहीं है। हुँ, लेकिन जो टर्नओवर में जो ब्रेकअप है हुँ, सॉफ्ट और हार्ड, हुँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि पहले सॉफ्ट बहुत आगे था राइट। और हार्ड का पोर्शन कम था। जी। लेकिन अब हार्ड भी उस रेस में काफ़ी आगे रफ्तार से बढ़ जी, रहा है। जी, जी सर। ये जो रफ्तार में जो बढ़त देखने को मिली है, हुँ। इसके पीछे क्या है? सर उसके पीछे कैसा है सर कि हम लोग सर बिज़नेस को पिच करते हैं सर। हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, अपने प्राइवेट क्लाइंट्स में जाते हैं या गवर्नमेंट क्लाइंट्स में भी जो भी। तो हम वैसे गवर्नमेंट में हम टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन-सा टेंडर हम लोग पिच कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि सॉफ्ट सर्विसेज़ के लिए हम लोग टेंडर पिच करें। तो अगर 10 टेंडर हम सॉफ्ट सर्विसेज़ के लिए करते हैं, तो 1-2 सर्विसेज़ हार्ड्स के लिए भी करते हैं। तो समहाउ क्या हुआ, सॉफ्ट भी मिला मुझे, एज़ वेल हार्ड भी मिल गया। तो कंपैरिज़न एक वहाँ पे बढ़ गया। सेकंड सेम एप्लीकेबल होता है सर अगर हम प्राइवेट क्लाइंट्स के पास जाते हैं। विपुल जी, एक चीज़ बताइए, अ, अक्सर लोगों से सुनने को आता है कि सरकारी जी। कामकाज या PSU के कामकाज, उसमें पेमेंट की थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा डिले होता है। अ, आपका तजुर्बा और आपके कंपनी के कारोबार में जी। अगर बात करें, क्या रहा? सर बिल्कुल नहीं, पहले का परसेप्शन जो भी रहा हो, बट आज की तारीख में कैसा है, मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है पीएसयू के साथ काम करने का, उसमें ऐसा है सर कि अगर आप सारे कंप्लायंस फुलफिल करके बिल सबमिट कर देते हो, तो आपको 30 डेज़ के अंदर पैसा मिल जाता है। बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे मैन पावर उसका पैसा है, ना ही ये कोई ईपीसी प्रोजेक्ट तो है नहीं, जहाँ पे ये चैलेंजेज़ हो कि पेमेंट उसका मेजरमेंट होगा, फिर बहुत सारा वर्किंग होगा, बीच में 10 लोग सर्वे करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पे मैन पावर का है, वो बाकायदा अटेंडेंस लगता है, सब जगह पे बायोमेट्रिक्स लगा है, उसके अकॉर्डिंग हमको बिल करना और पेमेंट आता है। क्योंकि अगर इसका पेमेंट डिले होगा सर, तो अब बट नेचुरल है कि अगर मुझे सामने से पैसा मेरे टाइम पे नहीं आएगा, तो मैं ग्राउंड में नहीं दूँगा, तो बिज़नेस हैम्पर होगी।
तो आज पीएसयू भी इस चीज़ को समझता है और उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लेबर्स के पैसे देने। तो इसकी वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है कंपेयर टू प्राइवेट सर। अगर मैं प्राइवेट क्लाइंट की बात करूँ, प्राइवेट क्लाइंट शायद डिले करता है, चलो अगले महीने कर देते हैं, अगले महीने कर देते हैं। बट पीएसयू में हमने सारे कंप्लायंस प्रॉपरली अगर हमारे हैं, तो विदिन 30 डेज़ हमको पैसा मिल जाता है। विमल जी, एक चीज़ और समझाइए कि ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, चाहे वो बिडिंग करके मिले या नेगोशिएशन करके मिले, इसकी अवधि क्या होती है? सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का सर टेन्योर कभी किसी टेंडर का 1 साल भी होता है, बट मेरे पास कोई 1 साल का टेंडर नहीं है, मिनिमम 3 इयर्स है, 3+1 का टेंडर होता है सर। तो हम लोग वो तो जो कि बिडिंग प्रोसेस है, वो जेम के पोर्टल में हो या स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे हो, उसके थ्रू हमको मिलता है। और सेकेंडली जो प्राइवेट सेक्टर्स का होता है सर, तो प्राइवेट सेक्टर्स में अभी तक जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं, कोई क्लाइंट 20 साल से है, कोई 25 साल से है, यानी 2000 से भी उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। और कोई 15 साल का है, तो होता क्या है सर कि जो भी हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, जो सॉफ्ट हो, हार्ड हो, इंक्लूडिंग ऑल, एक मास्टर एग्रीमेंट हमारा बनता है उनके साथ में और ईयर ऑन ईयर वो एक-एक अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो मतलब लॉन्ग एसोसिएशन देखेंगे तो कोई मेरा आज के तारीख में कोई ऐसा मेरा बड़ा क्लाइंट्स ऐसा नहीं है जिसका मिनिमम 10 साल टेन्योर तो हो चुका है। बिकॉज़ ऑफ बेस्ड ऑफ कि हमारा सर्विस डिलीवरी एज़ वेल हमारा रिलेशनशिप, तो इसके ऊपर है ज़्यादा डिपेंडेंसी। अ, विमल जी, आपके बैलेंस शीट में अगर देखें तो 2025 मार्च के जो आंकड़े हैं, उसमें एक लाइन आइटम आती है प्रोविज़न, जिसमें आपने एक वन टाइम प्रोविज़न किया है करीब 8 करोड़ 80 लाख का। जी सर। ये आइटम क्या है? कुछ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? सर एक अनफॉर्चुनेटली मेरा एक क्लाइंट थे और जो कि लिस्टेड भी है मार्केट में। मेरा उनके साथ रिलेशन 2007 से था। बहुत अच्छा बिज़नेस उनके साथ था सर, बहुत अच्छा काम किया है उनके साथ हमने सालों-साल। बट लास्ट 3 सालों में हमारा पैसा थोड़ा-थोड़ा उनके पास रुकने लगा और मैं उनके साथ फ़ॉलो करता रहा, आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। और उस चक्कर में मैंने अपना बिज़नेस भी उनके पास से कम करते गया ड्यूरिंग द क्योंकि मेरे पेमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो हमने बिज़नेस भी उनके पास से थोड़ा-थोड़ा करके कम कर दिया था। और वो आजकल देंगे पैसा, आजकल देंगे पैसा, ऐसे चलते रहा। बट अनफॉर्चुनेटली वो बैंकरप्ट हो गए, अपने को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया है। मैटर एनसीएलटी चला गया है सर। तो इसकी वजह से मुझे ये ट्रांसपेरेंटली बताना बहुत ज़रूरी था कि जो भी मेरे आउटस्टैंडिंग फंड है, मैं उसको प्रोविज़न कर दूँ, जिससे कि आने वाले टाइम में मेरा बैलेंस शीट अच्छा बना रहे। अगर मैं लिंगर ऑन करता तो नेक्स्ट ईयर भी दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर दिखाना पड़ेगा। तो हमने इसको इस ढंग से कंसीडर कर लिया है और मैटर सर एनसीएलटी में है। होप सो उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि जब सेटलमेंट होगा तो कुछ पैसा मिल जाएगा तो कंपनी के लिए अच्छा ही होगा, अदरवाइज़ तो पैसा डूबा ही हुआ है। लेकिन आपने जितना प्रोवाइड किया है, आपको इतना ही उनसे मिलना था। यस, यस पूरा सर। का पूरा आपने पूरा का पूरा हमने प्रोवाइड कर दिया है सर। अ, दूसरा ये बताइए, आपके जो टेंडर होते हैं, आपने उसकी अवधि बताई, जी, आपने पेमेंट सिस्टम बताया। जी। अब ये बताइए, क्योंकि ये अवधि 3 साल प्राय करके होती है, करेक्ट। आपका आज जो टर्नओवर हो रहा है, हुँ, पिछले साल के कंपैरिज़न में जो बढ़त मिली, इस साल जो 5 महीने अगस्त तक का आपका टर्नओवर है, हुँ। अगर उसी का विस्तार 12 महीने में करें, हुँ। तो एक अच्छा खासा नंबर आता जी, है। जी। अ, आगे का नंबर आपको देना सेबी अलाउ नहीं करता करेक्ट। और मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता। हुँ, बट अगर मैं सिर्फ गणित करूं हुँ, कि 5 महीने में इतना हुआ, तो टोटल टर्नओवर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, हुँ। ये नंबर से कुछ ज़्यादा टर्नओवर होगा या उतना ही होगा? कुछ आइडिया दे सकेंगे? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आने वाले टाइम में सर बहुत सारे मेरे बिज़नेस पाइपलाइन में हैं, जो होप सो वो प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं और गवर्नमेंट में भी हमने बहुत सारे टेंडर पार्टिसिपेट करके रखा जो खुलना है। अगर खुल जाता है तो डेफ़िनेटली जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है अपना मार्च 26 का, वो टारगेट हम अचीव कर रहे हैं। एज़ वेल कम मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 टू 15% अबव ही रहेगा। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। समझ गया। मार्जिन्स की बात करें, एफवाई 25 में आपके जो पैट मार्जिन थे, ये लाइन आइटम 8 करोड़ 80 लाख के कारण उसमें एक गिरावट जी, देखने को बिल्कुल। मिली। उसको मान लीजिए छोड़ देते हैं। जी, तो
आपके धंधे में एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन हम्म। क्या आपके हिसाब से आ सकते हैं जो आपने अभी तक अचीव किए हैं? सर बिल्कुल आ जाए, क्योंकि सर मेरा फोकस है कि वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस करना। और सर अगर वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस कर, जो कि हमने सालों साल यही किया हुआ है। आप पीछे, अगर आप पीछे 4-5 सालों का मेरा हिस्ट्री देखेंगे मेरी कंपनी का, तो हमने जो भी वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस पे ही फोकस किया हुआ है। और जब वॉल्यूम अचीव होता है सर, तो बॉटम लाइन एबिटा बनता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये भी हम अचीव करके लाएंगे। एक चीज और बताइए, सॉफ्ट सर्विसेज, हार्ड सर्विसेज में अब कई सारे वर्टिकल में हैं। जी। हाउसकीपिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी, मैन पावर, मेंटेनेंस। आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ, हम्म। ट्रैक्शन, नए जो इंक्वायरी आती है या नए ऑर्डर आते हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? सर एक्चुअली सर बेसिकली ना मार्केट में सर बहुत सारे मौके हैं कि जहाँ पे हम लोग, जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं सर, जिस फील्ड में फोकस करें उस फील्ड से काम तो मिल जाता है। बट मेरा अपना खुद का मानना है कि सर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसमें मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। बट मेरा अपना खुद का फोकस है सर, क्योंकि जो टाइम को देखते हुए सर, अपकमिंग जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग मेरा अपना मानना है कि सर मैं पेरोल मैनेजमेंट के ऊपर मेरा फोकस होगा। और मेरा टारगेट भी है कि हम लोग लार्ज स्केल पे पेरोल मैनेजमेंट का काम करें, एज वेल जो मेरा कोर है उसको करते हुए। तो अगर प्रायोरिटी वाइज अगर पूछेंगे फोकस कहाँ कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली सर मैं पेरोल मैनेजमेंट एज वेल मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग पे फोकस्ड होगा, जहाँ पे रोबोटिक्स क्लीनिंग का प्रोसेस हो। रोबोटिक से जो आपने बात की, अहमदाबाद एयरपोर्ट एक ऐसा है जो मैंने देखा है जहाँ पे जो एयरपोर्ट की सफाई होती है जी। वो रोबोट करता है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो क्या मैं ये मानूं कि आने वाले समय में आप भी ऐसे रोबोट? बिल्कुल सर, उस पे। और मैं सर एज वेल सबसे मैं चैलेंजिंग चीज आपको बताता हूँ सर, ट्रेन में हम सफर करते हैं, तो ट्रेन के अंदर जो बाथरूम्स लगे हुए हैं सर, आज उसको बहुत हाईटेक बाथरूम बन गए हैं सारे बाथरूम्स में। और सम टाइम क्या होता है कि हर टाइप के लोग ट्रेन में सफर करते हैं सर। हम्म। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने लोग फ्लश करना भूल जाते हैं या उसको गंदा कर देते हैं। तो फिर उसके बहुत सारे एस्केलेशन होते हैं, एस्केलेशन इस लेवल के हो जाते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाता है। हम्म। क्योंकि मैं आज की तारीख में ट्रेन का हाउसकीपिंग कर रहा हूँ सर। तो एक उससे चैलेंज लेते हुए हमने एक R&D किया और एक रोबोटिक बना के हमने CST रेलवे स्टेशन, मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पे एक कोच में हमने डिप्लॉय किया हुआ है सर। R&D कर रहे हैं हम। तो आने वाले टाइम में उस R&D में मैं 80% प्लस हम सक्सेस हो चुके हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि सर आने वाले महीनों 2 महीने में 100% मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट जो है अपने रेलवे डिपार्टमेंट का, वो कम हो जाएगा। तो मेरा आने वाला टाइम सर पूरी तरह से फ़ोकस्ड होगा कि मैं मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग या मैकेनाइज्ड सर्विसेज़ के ऊपर फ़ोकस करूँ। विमल जी, आपको ये जो आप काम करते हो मैन पावर का, चाहे आप सप्लाई कीजिए या उनको आप डिप्लॉय कीजिए, करेक्ट, करेक्ट। उसके लिए कुछ कायदे कानून जी। काफी कुछ होंगे। और एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म पढ़ा, पसारा। हुँ। तो ये क्या है पसारा? पसारा का सर फुल फॉर्म है प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट, जो सर भारत सरकार बनाया हुआ एक लॉ है। पहले ये लाइसेंस जो है सर वो सिविलियंस को नहीं मिला करता था। ठीक है। पहले ये लाइसेंस, सालों पहले ये लाइसेंस जो है सिर्फ जो एक्स आर्मी या एक्स हाँ। नेवी ऐसे लोगों को मिला करता था। बट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सिविलियंस के लिए भी ओपन किया। तो प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट, तो जब तक ये पसारा का लाइसेंस आपके पास नहीं होगा सर, आप सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकते। तो मेरे पास सर टोटल 17 स्टेट के पसारा लाइसेंस हैं, हम्म। जिसमें आज की तारीख में 11 वैलिड है, जो ऑलरेडी हमने अपने DRHP में शो किया हुआ है। बाकी का 11 अंडर री जो बोलते हैं री-लाइसेंसिंग, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो गया है, रिन्यूअल के लिए है। और बाकी का 6-7 स्टेट जो बचे हुए हैं टोटल, अब उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारा डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि सर मेरे पास आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में, मतलब
काफ़ी अच्छा स्कोप है, मेरा डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे पसारा लेना मैंडेटरी है, उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो बिना पसारा लाइसेंस के हम सब काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं कर सकते, इसीलिए पसारा लाइसेंस मैंडेटरी होता है। ठीक है। अ, आप जो पैसा जुटा रहे हैं आईपीओ के तहत, जी। इसके मुख्य ऑब्जेक्ट या कहाँ डिप्लॉय करोगे, हुँ। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, सर वो हमने अपने ऑब्जेक्ट में सर डाला हुआ है, तो इसमें सर मेरी एक सब्सिडियरी कंपनी है कम्फर्ट टेक्नो सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में हम लोग सर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का काम करते हैं। हुँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में काम करता है सर मेरे पास उस अभी फ़िलहाल करीबन 1500 से 3000 साइट्स का ऑर्डर है, जहाँ पे मुझे इक्विपमेंट बाय करना है। हुँ, तो एक पैसा तो सर मैं वहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सेकंड सर मेरे कुछ बैंक्स के रीपेमेंट्स हैं, जो कि कंपनी के ऊपर अननेसेसरी की लायबिलिटी है, उसको पे करना है। थर्ड वन वर्किंग कैपिटल चाहिए सर क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे बिज़नेस हैं, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़रूरत है। जब मेरे पास एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल मेरे हाथ में होगा, तो मैं अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल में आपने कुछ समय पहले एक्सप्लेन किया था कि आपके पैसे जो पीएसयूज़ के आप काम करते हो, हुँ, वो ऐसे नहीं हैं कि अटक जाते हैं, हुँ, बट 60 दिन के अंदर-अंदर आ आ जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पैसा वर्किंग कैपिटल में अटकता नहीं है, हुँ, लेकिन अगर आपको धंधा बढ़ाना है, जी, तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि सर उसमें मैं बताता हूँ गवर्नमेंट का सर प्राइवेट टेंडर हम जब लेते हैं ना सर, तो उसमें कोई बैंक गारंटी नहीं लगती। लेकिन अगर गवर्नमेंट के कोई हम काम उठाते हैं, तो 100% मुझे बैंक गारंटी देनी होती है। एग्ज़ाम्पल 10 मिनिमम 10 पर मतलब गवर्नमेंट का रूल है, कोई कुछ सब स्टेट गवर्नमेंट का अपना-अपना सबका रूल है। और हर डिपार्टमेंट का अपना-अपना रूल है। तो कहीं पे 5% बैंक गारंटी देनी होती है, कहीं पे 10% बैंक गारंटी देनी होती है। तो अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर 50 करोड़ का हमने सर टेंडर उठाया, तो मुझे 5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी होगी। तो बैंक गारंटी देने के लिए या तो आपके पास बहुत सारा बैंक की फैसिलिटी हो, अदरवाइज़ 100% बैंक एफडी करके तो बहुत सारे वर्किंग कैपिटल मैंने एफडी किया हुआ है हुँ, और एफडी करके हमने उसके अगेंस्ट बीजी हमारे क्लाइंट्स को दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का जो मेन कंसर्न है ना सर, यहाँ पे कि आने वाले टाइम में अगर मुझे टेंडरिंग करना है, तो मुझे बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। बैंक गारंटी देने के लिए एक अच्छा अमाउंट अपने हाथ में होना चाहिए। सही है। अ, आपके जो रिसीवेबल्स हैं, अगर मैं पिछले साल का देखूँ या आज के समय देखूँ, तो टर्नओवर बढ़ा है, लेकिन ये अमाउंट कुछ 80 करोड़ के आसपास है। करेक्ट। तो क्या ये समझूँ कि ये जो आपने 60 दिन की उधार की बात की, जी। ये उसी के आसपास हर समय ये चलता रहेगा? जैसे-जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, इसमें थोड़ी बढ़त जी सर, देखने तो को इसलिए मिलेगी? इसलिए एक्चुअली सर हमारा जो प्राइवेट क्लाइंट के साथ हमारा जो एग्रीमेंट साइन होता है या हमारा जो भी डिस्कशन फिक्स होता है, तो प्राइवेट क्लाइंट हमेशा ये हमसे बोलता है कि आपको 60 टू 90 डेज़ में ही पैसा देंगे हम। तो सम टाइम वो ना 60 डेज़ में दे देते हैं, सम टाइम ना तो ऑन एवरेज अगर सर देखेंगे तो मेरा बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 75 70 से 75 दिन में का मेरा रेशियो है आज की तारीख में। समझ गया। विमल जी, हमारे से बात करने के लिए बड़े बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, वो आप जो बोल रहे हो, उससे आपकी कंपनी के बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी मिली। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ है अपूर्वा जी, जो कंपनी के सीएस हैं। उनको कुछ आंकड़े पूछते हैं, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कंपनी के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो अपूर्वा जी, ये बताइए, कंपनी जो मार्जिन्स कमा रही है, वो क्या है? मार्जिन्स हम ये सारे जो नंबर्स हम लोग देने वाले हैं अभी कंपनी के, वो सब कंसोलिडेटेड बेसिस पे रहेगा सर। मार्जिन्स के में देखें अपन तो हमारी कंपनी अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन रहेगा। अगर अपन देखें 2024 में हम हमारी कंपनी ने किया 4.5% का प्रॉफिट मार्जिन था। इन 2025 हमारी कंपनी का मार्जिन था 5%। एंड इन 2020 इन अगस्त 2025 हम लोग का मार्जिन था 6% अराउंड और अप्रॉक्सिमेटली। और एबिटा लेवल पे ये मार्जिन्स क्या थे?
एबिटा लेवल पे अपन देखें सर तो हमारी कंपनी का मार्जिन इन 2024 में हमारा कंपनी का मार्जिन था 6.1% का। इन द ईयर 2025 में हमारे कंपनी का मार्जिन था 8.26% का एंड अगस्त 25 में हमने हमारी कंपनी का एबिटा मार्जिन रहा है 9.1% का। अपूर्वा जी, आपके मार्जिन्स पिछले 2.5 साल में 24, 25 और अब 5 महीने की बात करें, उसमें लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उसको देखते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है या आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव आ सकता है? सर अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमारी कंपनी जब भी कोई भी टेंडर, ऑफर किसी के लिए भी बिड करती है ऑर्डर्स के लिए, तो हम लोग एक मार्जिन सेट करके चलते हैं हमारी कंपनी में। उस मार्जिन के अकॉर्डिंगली हम लोग बिड करते हैं उस टेंडर के लिए और ऑर्डर के लिए। जब भी वो मार्जिन सेट करके हम टेंडर के लिए बिड कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी हमारा एक बार शो करता है। अगर कुछ टेंडर में हमको लग रहा है कि मार्जिन इतना नहीं सेट हो रहा है उसके लिए, तो हम लोग बिड नहीं करते हैं उसके लिए। सो मार्जिन सेट करना इज़ आवर सस्टेनेबिलिटी और उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर डिसाइड होता है, कैसे हम लोग बिड करेंगे उसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ईयर ऑन ईयर हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसके लिए। तो ये मार्जिन हमारे वहीं से ही इंटरप्रेट होते हैं सारे और वहीं से ही हम लोग ग्रो करते हैं आगे। अ, एक चीज़ और बताइए अपूर्वा जी कि 5 महीने में जो आपका टर्नओवर आया है, अगर उसको पिछले साल के कंपैरिजन देखूं और उसकी रन रेट निकालने की चेष्टा करूं, यानी कि 5 महीने का टर्नओवर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, राइट। एक सिंपल अगर देखूं तो ये नंबर में पिछले साल के मुकाबले एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही है या इसमें कुछ अलग हो सकता है? सर अगर अपन रन रेट का बात करें हमारी कंपनी का, तो हम लोग अभी 45 सीआर का रन रेट से ग्रो कर रहे हैं, पर मंथ की बात कर रहे हैं। ये सब कंसोलिडेटेड फिगर्स मैं बता रही हूँ आपको। हमारी कंपनी में ग्रो करने के लिए बहुत स्कोप है और उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। रन रेट में हमारा अच्छा परसेंटेज देखा जा रहा है ईयर ऑन ईयर और हम आगे भी यही कोशिश करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ग्रो करेगी आगे। एक क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें, आपके जो ऑर्डर्स हैं, जब मैं विमल जी से बात कर रहा था, जी। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि टिपिकली कॉन्ट्रैक्ट 3 साल या उससे लंबे अवधि के लिए होते हैं। तो आपके जो फिलहाल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसमें क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जो इस साल के अंदर खत्म हो जाएगा और शायद उसका रेवेन्यू पूरे साल के लिए ना आए? जी सर, ये ऐसा होता है एक्चुअली हमारी कंपनी में। कभी भी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑर्डर्स नहीं होते हैं या फिर टेंडर नहीं होते हैं हमारी कंपनी में। अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारा ऑर्डर 1 अप्रैल से स्टार्ट होना ये ज़रूरी नहीं है, वो बीच में भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो रेवेन्यू पार्ट है हमारा जो हम लोग शो करते हैं, तो वो कभी-कभी कुछ-कुछ ऑर्डर्स हमें आफ्टर अगस्त भी रिसीव हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बता सकती हूँ कि ऑर्डर हमारे अगस्त के बाद भी रिसीव हुए हैं, तो वो हम लोग उस रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। खत्म होने की बात रही सर तो कुछ और अभी कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है इन दिस ईयर। जैसे विमल सर ने बोला कि हमारे 3 साल का ड्यूरेशन रहता है कुछ-कुछ ऑर्डर्स का, तो वो हम लोग एक सस्टेनेबल मार्जिन या फिर वो लेके चलते हैं उस केस में भी। तो इस ईयर तो कुछ भी खत्म होने नहीं वाला है अभी। अपूर्वा जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, दर्शकगण, उम्मीद करता हूँ कि आपको कई सारे सवालों के जवाब ये पेशकश में मिले हों और आपको ये कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड की, जो बम्बई स्थित एक कंपनी है, एफएमएस का काम करती है और एसएमई के तहत एक आईपीओ लेकर आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया और कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57 को विदा करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो बेल आइकॉन को
टिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले एपिसोड तक वेट कीजिए जब एक और कंपनी कोई पेश करेंगे आईपीओ जो लेकर आ रही है और आपको कंपनी से विचार विमर्श कराकर उसका एजुकेशन देने की ये हमारी चेष्टा जारी रहेगी।